हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हाँ जी, आज गुड इवनिंग बिकॉज आज का सेशन दिन में शाम को 7 बजे आया है। रीज़न बीइंग, आप लोगों के वीकली सेशंस कल नहीं लिए गए थे और वो आज कंडक्ट किए गए थे, और जब तक वीकली वाइंड अप नहीं करें मुझे लगा नया वीक नहीं शुरू करते, इसलिए आज शाम को सेशन लिया गया। कल से हम वही हमारा जो दिन में 12 बजे का टाइम है उस पर स्टिक करेंगे। चलिए, सो 9 और 10 जून 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने, सैटरडे एंड मंडे आज के, राइट। तिथि देखने से शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम तिथि क्यों बताते हो आप? इसलिए बताते हैं बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर उत्सव, त्योहार, मेले, ये टॉपिक आप पढ़ते हो ना, फेयर, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, वहाँ पे तिथि की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत काम आती है। हिंदी कैलेंडर अगर आपको पता हो उस पर से बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए मैं बताते चलती हूँ ताकि नेचुरली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, आपको रटना नहीं पड़े। सो ज्येष्ठ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष वो फोर्टनाइट होता है जब चांद धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, चलिए मुझे बताइए इंग्लिश में इसको वेनिंग फोर्टनाइट या वेनिंग फेज कहते हैं या वैक्सिंग फेज कहते हैं ऑफ मून? बता दो, चलो राइट डाउन। और आज है चतुर्थी, ठीक है। चलिए, लास्ट जो आपका सेशन लिया गया था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने पूछा था, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में देके जाती हूँ, सो मिस मत किया कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी है ना, श्योरिटी से तो कोई नहीं कह सकता। सो वेयर इज द 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बी हेल्ड? कहाँ होल्ड की जाएगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC की 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ होल्ड होगी? सो ये कंडक्ट की जाएगी बाकू, अजरबैजान के अंदर। और जो लास्ट कॉप की मीटिंग हुई थी 28th कॉप की, वो दुबई UAE के अंदर कंडक्ट की गई थी। एनवायरमेंट से रिलेटेड ये एनुअल मीटिंग होती है UNFCCC की, और उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। गॉट इट? चलिए, सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस किए थे, और प्रिया ओ प्रिया प्रिया, आज आपका आंसर मैंने पिक किया है। सो आई हैड आस्क्ड यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1992 में इसकी शुरुआत की जाती है। और आज की तारीख में कितने एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? 33 इज द राइट आंसर। और सबसे रीसेंट मोस्ट एडिशन उत्तर प्रदेश में तेराई एलिफेंट रिजर्व के नाम से किया गया है। ठीक है जी, चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले नए बच्चे और पुराने बच्चे, आप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, वो भी मैं बताऊंगी। सो उससे पहले मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जो बच्चे इतने टाइम से वेट कर रहे थे, अब आप जाकर के parchamclasses.in यहाँ पे मंथली मैगजीन एक्सेस कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको मिल जाएगी। हिंदी की आई थिंक अभी तक लाइव हो गई होगी, है ना, इंग्लिश की तो हो ही गई थी। सो यहाँ से जाके आप मंथली मैगजीन ले सकते हो। जितने भी करंट अफेयर आप पढ़ते हो कैटेगरी वाइज अप टू डेट विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो अभी मेरे साथ सेशन पढ़ रहे हो डेली CA का, इसका PDF एक्सेस करना है तो वो बाय नहीं करना होता। ये चीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफरिंग की तरह दी जाती है। परचम का टेलीग्राम अकाउंट है और परचम की ऐप है, सो वहां से आप इनको डेली सेशंस के PDF को एक्सेस कर सकते हो, हिंदी अलग इंग्लिश अलग, राइट। नाउ आप में से काफी सारे बच्चे इसका भी वेट करते हो, सवाल ई बुक, जिसमें करंट अफेयर के हर महीने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। तो पूरे महीने की जो सबसे प्रमुख न्यूज़ बनती हैं वो सब आप यहाँ से कवर कर सकते हो। MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, लास्ट मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये भी अब लाइव हो चुका होगा जब तक आप ये सेशन देख रहे हो। ये कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? हर महीने का वही वेबसाइट से। और अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? परचम ऐप से। कोई भी सब्सक्रिप्शन और कोर्स लेना है तो परचम ऐप पे जाइए। जैसे CA सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सारे PDF मिल जाएंगे करंट अफेयर के, जो भी आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, जो भी सेशंस लिए जाएंगे उनके PDF यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और आज बहुत अच्छा दिन है। क्यों है? क्योंकि एक डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है, 55 ऑफ ऑन MRP। और किस उपलक्ष्य में? कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। सी आई पर्सनली एम नॉट अ क्रिकेट लवर टू टेल यू, लेकिन हाँ, परचम में बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, और कल के मैच में इंडिया की विक्ट्री को देखते हुए हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बहाना है डिस्काउंट देने का, 55% ऑफ ऑन MRP। अगर आप कुछ भी परचेज करना चाह रहे हैं, टुडे इज अ गुड डे। ये डिस्काउंट आपको कल 12 नून टाइम तक एप्लीकेबल होगा, लेकिन लास्ट मिनट का वेट मत कीजिएगा। बहुत बल्क ट्रैफिक की वजह से कई बार आप डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाते हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है ऑनलाइन। सो अगर लेना ही है आज रात तक कोशिश कीजिएगा ले लेने का। चलिए,
कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो आज का हेल्पलाइन नंबर तो क्लोज हो चुका होगा जब तक आप ये सेशन देखोगे। कल आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही हेल्पलाइन नंबर पे लोग मिलते हैं आपको। उस पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। परचम ऐप में चैट ऑप्शन है, वहां चैट कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और अगर परचेज करने के बाद कोई समस्या आती है तो परचम क्लासेस 06@gmail.com पे आप अपनी समस्या लिख सकते हो, समाधान मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू कर लें आज का सेशन। सबसे बड़ी खबर जो बनी है 1-2 दिनों में, और वो ये बनी है कि मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ले ली है प्रधानमंत्री के तौर पे। और अभी तक एक ही व्यक्ति ऐसे थे जो 3 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अब 3rd टर्म के लिए शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हिंदुस्तान के बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, सो नरेंद्र मोदी सोन इन एज प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम। कौन दिलाता है शपथ? प्रेसिडेंट साहिबा ने दिलाई है, बिल्कुल ठीक है। कौन से नंबर की लोकसभा इस बार होगी? 18वें नंबर की 18th लोकसभा इस बार फंक्शनल होगी। सो नरेंद्र मोदी टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 3rd कंसेक्यूटिव टर्म और टाइम, राइट। और 3rd स्ट्रेट टर्म इन्होंने ली तो है, लेकिन इस बार बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं रही। ठीक है, इस बार इनको कोलिजन गवर्नमेंट के तौर पे आना पड़ा है। और वो अभी हम देखेंगे कितने वोट रहे, क्या रहे। लेकिन अभी मोटी मोटी बात क्या है कि इस बार जो ये हेड बन के आ रहे हैं, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट, जिसे हम एक सिंगल पार्टी नहीं होती है, उसके अंदर और दूसरी पार्टीज भी आ जाती हैं, और गठबंधन की सरकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट है। और इससे पहले जो 2 फुल टर्म मोदी जी ने ली हैं, उसमें बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी में थी। ठीक है, तो बीजेपी अपने हिसाब से देश चला सकती थी। इस बार अब वो क्योंकि कोलिजन में है, उसको बाकी पार्टीज यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए, उसके अंदर जो भी पार्टीज है उनकी बात भी सुन करके देश को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। सो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ओथ दिलवाई है। अच्छा, अब साथ ही साथ सिर्फ पीएम ने ओथ नहीं ली, टोटल जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्होंने भी ओथ ली है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिन जिनको मिला है, ये सब मिलकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। पीएम भी इसमें शामिल होते हैं। टोटल कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ ली इस बार? 72। किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा ऑब्वियसली हम सीए में भी पढ़ेंगे, और मुझे अलग से वीडियो लाना पड़ेगा निमानिक के साथ। बड़ा मजेदार होता है वो सेशन, मुझे बहुत मजा आता है उसको पढ़ाने में। सो 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ ली है, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके। 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इनमें। कैबिनेट मिनिस्टर्स बिल्कुल जिनके पास मोटे मोटे वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट रहे विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी इनका पोर्टफोलियो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये अकेले उस पोर्टफोलियो को संभालते हैं, उस मंत्रालय को संभालते हैं, ऐसे समझिएगा। ठीक है, और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अपना स्टेट मंत्रालय देखेंगे, इनके ऊपर में ऑलरेडी हेड होते हैं। जैसे कि अगर आप बोलेंगे फिनेंस मंत्रालय बोल लीजिए, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कौन सा लेंगे, खनिज बोल दीजिए, लेकिन स्टेट में भी होंगे, कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्रालय भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास एक कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, और इनके ऊपर कोई और मिनिस्टर नहीं होता इनको लीड करने के लिए, इनको इंडिपेंडेंटली अपना चार्ज संभालना होता है। इन दोनों में यही मेजर फर्क होता है। ठीक है, तो टोटल 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। क्लियर? नाउ मोदी जी, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने इक्वल कर लिया जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने 3 साल प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन संभाली लगातार। कौन कौन से ईयर? 52, 57, 62 जनरल इलेक्शंस में। क्लियर? सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पकड़ करते चलिएगा। अच्छा, जितने भी लोगों ने कैबिनेट मंत्रालय के लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए शपथ ग्रहण की है, उनमें सबसे यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर जो होने जा रहे हैं वो राम मोहन नायडू किंजराप्पू, ये होने जा रहे हैं। ओके, नाउ टोटल स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कितनी हो सकती है, एक क्वेश्चन बन सकता है। सो लोकसभा में जितनी भी सीट्स होंगी मैक्सिमम उसके 15%, 15% तक आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। सो अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग 18th लोकसभा है उसके मेंबर्स कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, 543। तो हम मैक्सिमम कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते थे, 81, और हमने कितने किए हैं, 72 किए हैं, यानी इसी लिमिट के अंदर किए हैं। ठीक है, तो ये 15% आपको ध्यान रखना है, 15% एक्सीड नहीं होनी चाहिए टोटल लोकसभा मेंबर्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या। क्लियर? ऑल राइट, नाउ अब देखिए इस बार बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एज द सोल पार्टी, उसने 240 सीट्स इस बार जीती।
मेजॉरिटी में आकर के अकेले सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स जीतनी जरूरी थी, इसलिए सीट्स कम पड़ गई, कोलिशन करने की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर आप पिछले दो इलेक्शंस देखोगे, 2014 के अंदर 282 सीट्स जीती, क्लियर मेजॉरिटी में थी। 2019 में 303 सीट्स जीती, क्लियर मेजॉरिटी में थी। इस बार क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए कोलिशन करने की जरूरत पड़ गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, ओके, इस बार हालांकि 543 मेंबर्स लोकसभा में चुन करके आए, लेकिन जो वोटिंग हुई है वो 542 सीट्स पे ही हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सीट ऐसी थी जिसमें और कोई प्रत्याशी और कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ, तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, किसके लिए वोट, एक ही प्रत्याशी खड़ा हुआ, उसी को सारे वोट मिलते, तो इसलिए इलेक्शन ही नहीं करवाया गया। सो डिस्पाइट लोकसभा हैविंग 543 मेंबर्स, लेकिन इलेक्शन कितनी सीट्स पे हुआ? 542। कौन सी सीट और वो कौन सा व्यक्ति था भाई? तो बीजेपी के सूरत कैंडिडेट, बीजेपी से सूरत में जो कैंडिडेट थे वो अकेले प्रत्याशी थे, ऑपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ, मुकेश दलाल जी। अनकंटेस्टेड इलेक्शन जीता इन्होंने। ठीक है, ऐसा हो गया जैसे क्लास में मॉनिटर के इलेक्शन हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ और कोई आ ही नहीं रहा, किसी को बनना ही नहीं है मॉनिटर, तो अब क्या इलेक्शन कराने की जरूरत है? क्या वोटिंग कराने की जरूरत है? नहीं है, बस यही वाला हाल यहाँ पे हुआ। ठीक है, चलिए, अब हमने इतनी बात कर ली है तो एक और चीज देखिएगा जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जब भी इस तरह से जैसे अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो हम लोग इनवाइट करते हैं हमारे कुछ गेस्ट्स को भी। तो जैसे इससे पहले जब 2 बार इलेक्शन हुए, एक बार हमने सार्क मेंबर्स बुला लिए, एक बार बिम्स्टेक मेंबर्स बुला लिए, इस बार हमने हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके हेड्स को इनवाइट किया एंड ऑल केम। ठीक है, उस सोन इन सेरेमनी के अंदर सब मौजूद थे। तो 7 टोटल कितने इन्वाइटीज थे? 7 पीपल वर इन्वाइटेड नेबरिंग कंट्रीज से, उनके हेड्स को बुलाया गया था राष्ट्रपति भवन, जहां पे ये शपथ ली गई। कौन कौन वो लोग थे ये पता होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए हमारी नेबरिंग कंट्रीज के कौन हेड्स हैं, है ना, और किन किन को बुलाया गया, अदरवाइज भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ ना एक कंट्री आपको नहीं दिखेगा, पाकिस्तान, है ना, हमारा जो नेबर यहाँ पे एक प्रोमिनेंट नेबर होना चाहिए था, है जो कि, लेकिन हमने उससे इनवाइट नहीं किया। तो देखिए, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस हालांकि हमारा दूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेबर हो, लेकिन हाँ फिर भी हमने उसके लोगों को भी बुलाया है। नेपाल, सेशल्स हमारा नेबर नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन के अंदर हमारा हम नेबर कह सकते हैं, एंड श्रीलंका, यहाँ के प्रेसिडेंट्स को इन्वाइट किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं बुलाया। सो भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, ही वॉज इन्वाइटेड। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इनको आना ही था, अच्छे रिलेशन है इंडिया से, भूटान के भी अच्छे हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट, रिलेशन में तनातनी है लेकिन जियो पॉलिटिकल रिलेशन हम अच्छे रखना चाहते हैं, हमने इन्वाइट किया मोहम्मद मुइज़ू को एंड ही केम। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनॉथ, ही ऑल्सो केम। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड जी दहल, ये आए। देन सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट को हमने बुलाया था, अहमद अफीफ, ही टर्न्ड अप, एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, he came. So all these 7 invitees were there and they all turned up for this oath taking ceremony. Clear? So ये एक पॉइंट हो गया। अब हम like I was telling you कि जब पिछले इलेक्शंस के दौरान जब ओथ टेकिंग हुई थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था सार्क कंट्री को के मेंबर्स को 2004 के अंदर 14 में सॉरी, और बिम्स्टेक ग्रुप के मेंबर्स को 2019 में, और इस बार हमने हमारे इमीडिएट नेबर्स और थोड़े से डिस्टेंट नेबर्स इंडियन ओशन वाले उनको इनवाइट किया। और लास्टली लोकसभा से रिलेटेड इलेक्शंस थे ना, राइट, तो लोकसभा का थोड़ा स्टैटिक हम और पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए। सो लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट चेंबर बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, उसका मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है? 550 मेजॉरिटी। अगर हम पूरा हाउस फिल कर दें सीट बाय सीट, टोटल कितने लोग हो सकते हैं? 550, जिनमें से नॉट मोर देन 20 पीपल शुड बी फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, यानी 530 लोग स्टेट से चुनकर आए और 20 पीपल शुड बी फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है। इस बार की अगर हम बात करें करंट स्ट्रेंथ की, हमने देख लिया कितने लोग हैं, 543 लोग हैं, ठीक है। उनमें से 530 स्टेट से आए हैं और 13 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आए हैं। क्लियर ना? अब इससे पहले क्या होता था, 2020 से पहले की अगर हम बात करें, सो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती थी, 2 लोग वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वहां से भी रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉमिनेट कर सकते थे अगर उनको लगता कि ये जो पूरा लोकसभा है इसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ इस कम्युनिटी का। लेकिन 95th अमेंडमेंट एक्ट आया 2009 का, और उसके तहत
2020 तक ही ये प्रावधान ओपन था। 2020 के बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब अलग से नॉमिनेट करके रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट नहीं दे सकते। नॉर्मल टर्म लोकसभा की क्या होती है? डिसॉल्व नहीं हो जाए, किसी केस में मेजॉरिटी लूज हो जाए और सरकार गिर जाए, वो वाला सिनेरियो अगर नहीं हो तो मैक्सिमम टर्म कितनी होती है लोकसभा की? 5 साल की होती है। मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा 25 साल। ओके, और हेड कौन होता है लोकसभा का? स्पीकर इज द हेड ऑफ द हाउस। क्लियर? चलिए अब आपसे मैं क्या पूछूं? मैं आपसे पूछ लेती हूं कि चलिए मुझे बताइए मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, है ना, कितने होने चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? एक दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, उनका मेंशन आप मुझे बता दीजिए कि पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 2 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम कह सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये हो गई सारी कहानी पीएम और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ओथ टेकिंग से रिलेटेड। अब जब पोर्टफोलियो अलॉट हो जाएंगे तब हम वो लिस्ट फर्दर आगे पढ़ लेंगे। अगली खबर जो आ रही है वो ओम बिरला। ओम बिरला कौन है भाई? स्पीकर थे लोकसभा के। नाउ ही हैज बीन री इलेक्टेड। सो ओम बिरला इज री इलेक्टेड एंड ही ब्रेक्स अ 20-year लोकसभा ट्रेंड। 20 साल से लोकसभा का एक ट्रेंड चला आ रहा था। क्या ट्रेंड था? कि जो स्पीकर हैं वो री इलेक्ट होकर के नहीं आए भाई अभी तक। ठीक है, लास्ट जो व्यक्ति थे 20 साल पहले वो पीए संगमा थे। ओके, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर 11th लोकसभा के थे 96 से 98 तक, और फिर वो री इलेक्ट होकर के आ गए थे 1998 लोकसभा इलेक्शन में। अब 20 साल बाद ये ट्रेंड तोड़ा है हमारे ओम बिरला जी ने और ये री इलेक्ट होकर के आ गए हैं टू द लोअर हाउस। क्लियर? चलो, और कोटा पार्लियामेंट्री सीट इन्होंने जीती है। इलेक्शन की सुर्खियों के बाद अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे, और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आपने रामोजी फिल्म स्टूडियो के बारे में सुना होगा। बड़ा पॉपुलर रामोजी फिल्म स्टूडियो था। सो रामोजी फिल्म सिटी जिसे हम कहते हैं रादर, तो उसके संस्थापक रामोजी फिल्म सिटी फाउंडर संस्थापक रामोजी राव का निधन हो चुका है। ही इज नो मोर, राइट? सो वी नीड टू नो समथिंग अबाउट हिम। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म अवार्ड्स में सबसे ऊंचा, लेकिन सिविलियन अवार्ड्स में दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। सो प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनालिटी और एनाडू ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का निधन हो चुका है। और स्टेट ऑनर के साथ में जो गवर्नमेंट है, कहाँ की? हैदराबाद, तेलंगाना की जो सरकार है, वो इनका लास्ट राइट्स पूरे किए उन्होंने। 2016 में 2016 में ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण, और उस समय कौन थे प्रेसिडेंट? प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, ये ईटीवी नेटवर्क टेलीविजन चैनल्स का जो पूरा नेटवर्क है उसके मालिक या रादर हेड भी रह चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स जगत की तरफ। और ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं, पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स खेले जाते हैं, है ना। उनमें से सेकंड नंबर का, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है सीजन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है। ओके, सो फ्रेंच ओपन से ही न्यूज आ रही है। फ्रेंच ओपन में ईगा श्वेटिक जो कि विमेन में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, एंड कार्लोस अल्कराज मेंस में, इन्होंने सिंगल्स टाइटल जीत लिया है फ्रेंच ओपन का, जो कि एक ग्रैंड स्लैम इवेंट है। तो चारों को मिला के हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, और उन चारों को इंडिविजुअल अगर हम ले, ऑस्ट्रेलियन ओपन अलग, फ्रेंच ओपन अलग, यूएस अलग, विंबलडन अलग, तो इनको हम ग्रैंड स्लैम टाइटल या इवेंट कहते हैं। तो किसने जीता है भाई फ्रेंच ओपन? कार्लोस अल्कराज और ईगा श्वेटिक ने जीता। यहां तक क्लियर है? ईगा श्वेटिक पोलैंड से हैं, इन्होंने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन जीता है, कंसेक्यूटिवली 3rd टाइम। और ओवरऑल अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो 4 फ्रेंच ओपन ये अपने नाम कर चुकी हैं। वर्ल्ड नंबर तो है ही, और 3rd प्लेयर बन गई हैं ओपन एरा की, यानी अभी जो प्रोफेशनल गेम खेला जाता है, आफ्टर मोनिका सेलिस एंड जस्टिन हेनिन। इनके बाद यही तीसरी खिलाड़ी हैं जो लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन अपने नाम कर चुकी हैं। ओके, उसके अलावा अच्छा, लास्ट कब जीता था इन्होंने? 2020 में जीता था। ये तो एक्स्ट्रा बता रखे हैं कि और कौन कौन से इन्होंने इवेंट जीते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। छोड़ दीजिए इस लाइन को, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेट इट बी। सो सेरेना विलियम्स के बाद जिन्होंने 2013 में एक ही सीजन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जीते थे, ईगा श्वेटिक ऐसी दूसरी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने मैड्रिड ओपन, रोमन और रोलन गैरोस टाइटल, रोलन गैरोस फ्रेंच ओपन को ही कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, रोलन गैरोस किसे कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को ही कहा जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, राइट।
और ये तीनों सेम ईयर में जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी आफ्टर सेरेना विलियम कौन बनी है? ईगा श्वेटेक बनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्लोस अल्कराज, तो इन्होंने किसको हराया? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हरा करके फ्रेंच ओपन जीता। यहीं पे आपसे मेरा क्वेश्चन विच आई फॉरगॉट टू आस्क यू। चलिए क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन जीता ईगा श्वेटेक ने है, रनर अप, who was the runner up in French Open 2024? You will be telling me the answer of this. ठीक है, रनर अप इंपॉर्टेंट होता है अगर बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल या गेम हो तो, और इस केस में ग्रैंड स्लैम इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रनर अप आपको पता होना चाहिए, बताइएगा ना। अच्छा, वन मोर थिंग, एंड ही हैज बिकम द यंगेस्ट मैन, कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल तीनों सर्फेसेस पे, हार्ड कोर्ट होता है, देन क्ले कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट होता है, तो तीनों सर्फेसेस पे ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कार्लोस अल्कराज बन गए। इनका ये पहला फ्रेंच ओपन टाइटल है, इससे पहले फ्रेंच ओपन नहीं जीता था इन्होंने। और ये रहा आपके लिए एक कंपाइलेशन पिछले ग्रैंड स्लैम का, क्योंकि जब तक नया सीजन का वो इवेंट नहीं हो जाता तब तक पिछला भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, सीजन की जब शुरुआत होती है, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम इवेंट जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और फोर्थ यूएस ओपन होता है। तो अगर आप 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन देखोगे, अब ये पूछे जाने के चांसेस कम हैं और फ्रेंच ओपन पूछे जाने के चांसेस भी कम है। वाई? क्योंकि नए हो चुके हैं। तो देखिए, 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका, जैनिक सिनर ने जीता था और डैनियल मेडवेडेव को रनर अप रखा था। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। अब जब विंबलडन हो जाएगा, यूएस ओपन हो जाएगा, तो आप नए वाले रैंकिंग्स याद रखिएगा, पुराने वाले नहीं। लेकिन अभी के लिए ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। 2023 विंबलडन कार्लोस अल्कराज ने जीता, 2023 यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता। विमेन की अगर हम बात करें, सेम कहानी यहाँ भी चलेगी, ये ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 2024 यानी इस सीजन का सबसे पहला जो इवेंट था ऑस्ट्रेलियन ओपन, किसने जीता? अरियाना सबलेंका ने जीता था। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन किसने जीत लिया? ईगा श्वेटेक ने जीत लिया। उससे पहले लास्ट सीजन में विंबलडन मार्केटा वोद्रोसोवा ने जीता था, यूएस ओपन कोको गॉफ ने जीता था। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स आपको अभी भी याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, नया वाला याद रखना है। क्लियर? ओके, स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन से रिलेटेड एक इवेंट हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम 2 मेडल लेकर के आए हैं, एक गोल्ड लेके आए हैं, एक ब्रॉन्ज लेके आए हैं, वो न्यूज़ देख लेते हैं। ओके, सो सरबजोत सिंह कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? शूटिंग से जुड़े हुए हैं। सरबजोत सिंह जी ने जीता है गोल्ड और सिफत कौर सामरा, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, ISSF राइफल पिस्टल म्यूनिक वर्ल्ड कप 2024। सो म्यूनिक के अंदर 2024 का ISSF के द्वारा कंडक्ट किया गया वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें पिस्टल और राइफल इवेंट्स में ये कंपटीशन चले। सो सरबजोत सिंह जो हैं वो गोल्ड लेकर के आए मेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, पिस्टल छोटी वाली जो बंदूक होती है ना, और म्यूनिक जर्मनी में ये हो रहा था, और ये 31 मई से 8 जून तक ये इवेंट चला है। सिफ्त कौर सामरा जो हैं वो ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं 50 मीटर राइफल इवेंट में, वो बड़ी वाली जो बंदूक होती है राइफल। ओके, सो सरबजीत सिंह एंड सिफत कौर सामरा गोल्ड एंड ब्रॉन्ज रिस्पेक्टिवली ISSF राइफल पिस्टल म्यूनिक जर्मनी के अंदर वर्ल्ड कप। क्लियर है जी? यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। हमने अगर हम मेडल टैली की बात करें, है ना, कितने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेकर के कौन सा देश ऊपर रहा, कौन सा सेकंड पे रहा, ये मेडल टैली होती है। तो इंडिया 3rd रैंक पे फिनिश किया ISSF ये वाला म्यूनिक वाला वर्ल्ड कप, हमने 3rd रैंक पे किया, और हमने टाई किया है फ्रांस के साथ, एक गोल्ड लेकर के और एक ब्रॉन्ज लेकर के। टॉप पे कौन रहा? चाइना रहा 11 मेडल्स के साथ, जिसमें 4 गोल्ड शामिल थे। सेकंड नंबर पे नॉर्वे रहा, तो चाइना ने टॉप किया, नॉर्वे सेकंड रहा, इंडिया और फ्रांस 3rd पे रहे। इंडिया और फ्रांस वैसे भी हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने साथ में बनाया था ना, तो हम यहाँ पे भी साथ में ही खड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेंगे। चलिए, अगली खबर आ रही है, कहाँ से रिलेटेड है ये? UFC। नाउ व्हाट इज दिस UFC? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। सो न्यूज आ रही है कि पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने, फीमेल ने, फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बाउट, यानी एक पर्टिकुलर मैच जीतने वाली, कहाँ पे? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविल में एक
एक मैच जीतने वाली अभी तक की पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? पूजा तोमर बन गई हैं। सो यूएफसी जो है वो बेसिकली बिगेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट का एक इवेंट होता है वर्ल्ड लेवल पे, ओके। और उसमें इंडिया से बधाना विलेज उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में जन्मी पूजा तोमर ने पार्टिसिपेट किया। पिछले साल ही इनको चुन लिया गया था और अभी तक पहली भारतीय जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चूज की गई थी 2023 में ही शी हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट, इनको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया था। लेकिन इस बार इन्होंने एक बाउट यानी एक मैच जीता है और शी हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बाउट इन यूएफसी और नेम क्या है? पूजा तोमर। क्लियर है? ये इनकी पिक्चर है। चलो आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स कैटेगरी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं, थोड़े अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, अवार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। सो न्यूज आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर से, समीर बंसल तो अधिकतर आपको जो इंश्योरेंस बैंक में टॉप पोजीशंस पे देखेंगे, जो हमारी बनिया समुदाय होता है ना, बंसल, अग्रवाल, ये लोग काफी मिल जाते हैं, है ना। सो समीर बंसल जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट किए गए, इनका नेम आगे ला दिया गया है फॉर पीएनबी मेटलाइफ। समीर बंसल, समीर हवा का झोंका। हाँ, आप पीएनबी में गए, आपकी मीटिंग हो गई किससे? समीर हवा के झोंके से। बस वो समीर हवा का झोंका कौन सी मूवी थी? हम दिल दे चुके सनम, इफ एट ऑल यू पीपल हैव सीन इट। मैं उसी दौर में बड़ी हुई हूँ, सो आई नो। सो समीर बंसल, ओके, समीर बंसल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अनाउंस किए गए हैं फॉर पीएनबी मेटलाइफ। बस इतनी ही बात है। चलो आगे आ जाओ। 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा इनका अपॉइंटमेंट अगर रेगुलेटरी अप्रूवल इनको मिल जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अवार्ड कैटेगरी से। 2-3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को मिले हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला आ रहा है सेबी। हमारा जो सेबी है, जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, जो भी निवेश करते हैं लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में, उनके हितों का ध्यान रखने के लिए सेबी को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। सेबी ने एक अवार्ड जीता है, नाम है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बेस्ट कंडक्ट, जो भी पॉलिसीज फ्रेमवर्क ये बनाता है सेबी, उसके चलते इनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड। कहाँ? एशिया पैसिफिक रीजन का। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सेबी को गया है। और दिया किसने? द एशियन बैंकर ने। किसने दिया ये अवार्ड? द एशियन बैंकर ने दिया है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सिक्योरिटी मार्केट्स का, कि जो पैसे लगा रहे हैं उनके पैसे डूबे नहीं, जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनके भी मुनाफे वगैरह सारी चीज़ें देखी जाएं, किसी भी तरह से फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस नहीं हो इस मार्केट में, ये सारे काम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेबी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो निवेशकर्ता जो मिडिल पार्टी है और जो जिन कंपनीज में निवेश हो रहा है, इन सभी के हितों का यानी इनके बेनिफिट्स का ध्यान रखने का काम सेबी का होता है, ठीक है। ये अवार्ड सेबी के होल टाइम मेंबर हैं कमलेश चंद्र वर्षने जी, और इन्होंने रिसीव किया। ना देखिए, सेबी ने ना रिसेंटली 2021 में T+1 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। T+1 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया 2021 में और इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था जनवरी 2023 से। इससे पहले T+2 सेटलमेंट चलता था। अब ये क्या होता है समझिए, अगर आप कभी स्टॉक वगैरह के बारे में जनरली समझाती हूँ, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, आपने वो शेयर बेचे आज 10 जून को आपने वो शेयर बेचे। अब उसका प्राइस, मान लीजिए वो जो शेयर थे वो किसी फॉरेन कंपनी के थे, यूएस की कोई कंपनी थी, आपने उसके शेयर खरीदे, आपने वो बेच दिए। अब आपको ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है कब सेटल होकर के मिलेगा? राइट। इंडिया को ये अमाउंट कब सेटल होकर मिलेगा, आपको कब सेटल होकर मिलेगा? तो T+1 यानी ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे के अंदर आपके पास वो राशि आ जाए, उसको कहते हैं T+1 सेटलमेंट। T+2 सेटलमेंट यानी आज आपने ट्रांजैक्शन किया है, कुछ खरीदा या बेचा है, और उसका सेटलमेंट 1 और फिर सेकेंड डे, ट्रांजैक्शन के एक दिन छोड़ के अगले दिन हो, तो उसको T+2 सेटलमेंट कहा जाता है। T यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, ओके। T+2 से सेबी ने ये ट्रांजैक्शन लिमिट कहां तक ला दी? T+1 सेटलमेंट तक ला दी। ये एक बड़ा कदम था जिससे इन्वेस्टर्स को फास्टर एक्सेस मिल जाता है फंड्स का, राइट। आपने बेचे और फटाफट आपके पास फंड आ गया, आप कहीं और निवेश कर सकते हो, तो आपके स्टॉक मार्केट को भी बूस्ट मिलता है और मार्केट एफिशिएंसी और लिक्विडिटी बढ़ती है। वरना 2 दिन तक आपका पैसा अटका हुआ है, अब आपको एक ही दिन में मिल जा रहा है। ये कुछ स्टेप्स थे जिनके चलते बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सेबी को गया है। गॉट इट? चलो अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, भाई अभी तक आपने चैनल वैनल नहीं देखते हो, अपडेट्स ही नहीं लेते हो, बस कमेंट सेक्शन में आके कंप्लेन करते हो रिचा मैम से, है ना, कि मैम ये क्लासेस नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। सी, आप लोग की वीकली बैंकिंग सीए स्टार्ट हो चुकी है, प्रवीण सर वो क्लासेस ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी फैकल्टी जब प्लेटफॉर्म पे नए आते हैं तो उनका एक अपना स्टाइल होता है टीचिंग का,
आप लोगों के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा आपको भी इंक्यूबेशन पीरियड उनको देना होगा। ही इज डूइंग सुपर्ब रोल, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा चाहिए, तो यहाँ की ऑडियंस को समझने का, आपको समझने के लिए अलाउ हिम सम 1 or 2 weeks टाइम, ही विल गेट अट्यून टू यू परफेक्टली, अदरवाइज ही इज डूइंग अ सुपर्ब रोल और बहुत अच्छे रिव्यूज आप लोग उनको दे रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ वीकली सीए जो कल नहीं हुआ था पायल मैम का, वो आज आ चुका है, दिन में 12 बजे वही डाला गया था, 4 बजे आपका वीकली बैंकिंग आ चुका है, और मई महीने का मंथली बैंकिंग सीए भी कवर कर लिया गया है। तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां आपको सब मिल जाएगा। आ जाओ, सेबी की हम बात कर रहे थे, तो सेबी एक स्टेट्यूटरी रेगुलेटिंग बॉडी है, 1992 में एग्जिस्टेंस में आई थी। सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको पावर्स मिलती हैं, ओके। और मेन काम क्या है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट, जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हेड कौन है भाई, कौन है चेयरपर्सन सेबी की, माधुरी पुरी बुच, ये हेड कर रही हैं सेबी को, ओके। नेक्स्ट न्यूज अवार्ड कैटेगरी से ही आ रही है। EY यानी अर्नस्ट एंड यंग, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। अर्नस्ट एंड यंग एक कंपनी है, उसने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार दिया है और नाम किया है, और वो एक हिंदुस्तानी व्यक्ति हैं, वेलियन सुबैया, इनका नाम इसमें आया है, वेलियन सुबैया। सो वेलियन सुबैया नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, और भारत से या रादर 4th ऐसे इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड आज तक मिला है। इससे पहले नारायण मूर्ति जी, उदय कोटक और किरण मजुमदार शॉ इस अवार्ड को ले चुके हैं। अब वेलियन सुबैया का नाम आया। कौन है ये, चोलामंडलम ग्रुप सुना है, चोलामंडलम, सो चेयरपर्सन हैं ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के, राइट। सो वेलियन सुबैया, अर्नस्ट एंड यंग। यंग लोग सुबह सुबह नहीं उठते, शायद सोते रहते हैं, या उठते होंगे तो पढ़ने के लिए उठते हैं, तो सुबह सुबह और EY से अर्नस्ट एंड यंग आप कर सकते हो, ठीक है। चलेंगे आगे, एक और अवार्ड है, और ये कौन है, पहचानते हो बाय फेस, मैं पिक्चर्स इसीलिए डालती हूँ, रमेश बैस, रमेश बैस जी हैं, अवार्ड हैंडओवर कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस, इन्होंने प्रेजेंट किया प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड। प्लास्टिक एक्सपोर्ट करने के चलते प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड दिया है रमेश बैस जी ने, और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि हमारी जो इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसने ग्लोबल सक्सेस पाई है, और बहुत ही जल्दी हमें इंडिया के ब्रांड को रिसर्च इनोवेशन में इस फील्ड के अंदर और आगे बढ़ाना है। और प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं, ये अवार्ड दिए गए, प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड मुंबई के अंदर। और इसमें सिर्फ एक ही याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पी तापड़िया जी को गया है, पी तापड़िया जी को। और अरविंद गोयनका जी को स्पेशल अवार्ड दिया गया है, बट ठीक है, ये हटा दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। टोटल 75 प्लास्टिक एक्सपोर्टर्स वर अवार्डेड, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पी तापड़िया जी को गया है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, इंपॉर्टेंट। सो सी डॉट ने यूनाइटेड नेशंस का WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड अपने नाम किया है, और इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से मिला है WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड। क्या है, सबसे पहले तो सी डॉट, सो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ओके, टेलीफोन से रिलेटेड समझ लो, ओके। सो प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टेलीकॉम के क्षेत्र में जो भी R&D होती है वो सी डॉट करता है भारत के लिए, और इसको मिला है यूनाइटेड नेशन WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अवार्ड 2024 का। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट के चलते मिला है, मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। अब ये क्या है, अगर कोई भी डिजास्टर होने वाला है या हो गया, मान लीजिए कहीं भूकंप आया है, तो सभी लोगों तक मैसेज के द्वारा वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि या आ सकता है डिजास्टर, सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, आप यहाँ पे पहुंचिए या खाली कर दीजिए इस इलाके को। तो जो भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए R&D करके सिस्टम बनाया है, मोबाइल इनेबल्ड, यानी मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा लोगों तक। जैसे अभी भी आप देखते होंगे, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, मौसम अगर खराब होता है, तेज हवाएं चल सकती हैं, तो हमारे पास मैसेज आ जाता है, राइट। तो वो ये सिस्टम किसने डेवलप किया, सी डॉट ने, और उसी के तहत इसको ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड टू सी डॉट वॉज अनाउंस्ड एट WSIS +20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 हो रहा था, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ।
और उसमें इस प्रोजेक्ट के चलते चैंपियन अवार्ड मिला है सी डॉट को। कौन सी कैटेगरी के अंदर? बेनिफिट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ई एनवायरमेंट कैटेगरी। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई आपने टेलीकॉम के क्षेत्र में R&D करके सिस्टम बना दिया है। समझ में आई है बात? तो सी डॉट ने डेवलप किया है एंड टू एंड मोबाइल इनेबल्ड सेल ब्रॉडकास्टिंग। टेक्स्ट मैसेज डिलीवर हो जाएगा मोबाइल ऑपरेटर्स से स्पेसिफिक यूजर्स तक। आप एयरटेल चलाते हो, आप जियो चलाते हो, वोडाफोन चलाते हो, जो भी कुछ चलाते हो, ठीक है, आपको फिर भी वो मैसेज आ जाएगा स्पेसिफिक लोकेशंस पे मोबाइल सेल टावर से। नेचुरल डिजास्टर अगर हो रहा हो, और ये मैसेजेस बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। सी डॉट की अगर हम बात करें, बिकॉज सी डॉट को अवार्ड मिला है, तो 24 अगस्त 1984 में एग्जिस्टेंस में आई थी। टेलीकॉम क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ठीक है। और WIS, तो इसका जो पहला वर्ल्ड समिट हुआ था, जैसे अभी वर्ल्ड समिट ही तो हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां ये अवार्ड दिया गया, तो पहला वर्ल्ड समिट जो था वो 2003 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था, ठीक है जी, समझ में आ गया। सी डॉट WSIS चैंपियंस अवार्ड। ओके, अब हम आते हैं कुछ अदर न्यूज, नेशनल अफेयर की न्यूज समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड न्यूज है। तो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट पार्टनर्स विद बैंक्स फॉर स्पर्श सेंटर्स। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसने टाइप किया है भाई? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, डैड ठीक है, डैड। सो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने पार्टनर किया है बैंक्स के साथ में स्पर्श सेंटर्स के सुचारू चलने के लिए। अब ये क्या है समझना पड़ेगा। देखिए, सो जो डैड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, डैड बोल रहे हैं, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट समझिएगा, एक MOU साइन किया है इन्होंने 4 बैंक्स के साथ में, ठीक है। कौन कौन से? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये MOU साइन हो गया। अब इसके तहत जितने भी स्पर्श सर्विस सेंटर्स हैं और उनकी जो 1128 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया, वो जुड़ जाएंगी इन 4 बैंक से। और जितने भी पेंशन मिलने वाले लोग हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनको सीधे उनके खाते में पेंशन मिल जाया करेगी, उनको इधर उधर सिस्टम्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इन बैंक के साथ टाई अप कर लिया है, ये यहाँ से मनी रिलीज करेंगे इन बैंक्स में और इनके खाते से सीधे डिफेंस पेंशनर्स तक पैसा पहुंच जाएगा। तो स्पर्श सिस्टम है जो कि बनाया गया है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। रक्षा यानी डिफेंस रिलेटेड, पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेब बेस्ड सिस्टम है। पेंशन क्लेम्स, सेटलमेंट, जो भी कुछ आप करने हैं वो इसके लिए सिस्टम था। अब इस सिस्टम में आप लॉग इन करो, अपनी सारी डिटेल भरो, ये सब करो, इससे बजाय टाई अप कर लिया गया, आपके बैंक खाते में डायरेक्टली पेंशन आपके खाते में पहुंच जाएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, आपने अपनी डिटेल्स डाली और फिर आप बैंक में गए, आपके खाते में पैसे आ गए। गॉट इट? तो स्पर्श याद रखेंगे, 4 बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने इनके साथ टाई अप किया है। ओके, फिर हम चलते हैं एक ऐसा ड्रोन जो कि फायर फाइटिंग के अंदर हेल्प करेगा। बिल्डिंग्स के अंदर तक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं जा पाते हैं ना, अग्निशमन की गाड़ियां बाहर तक आ जाती हैं, लोग लेकिन अंदर जाएंगे तो जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। तो ऐसे ड्रोन बनाए गए हैं जो कि जलती धधकती बिल्डिंग के अंदर जाकर के वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं और आग पे काबू पाने में हेल्प कर सकते हैं। और ये किसने बनाए हैं? IIT धारवाड़ ने ऐसी एक इनोवेटिव ड्रोन्स को अनवील किया है। अभी कमर्शियल स्केल पे नहीं बने, एक बार सक्सेसफुल टेस्ट वगैरह हो गया है और बना करके अनवील कर दिए गए हैं। सो IIT धारवाड़ ने अनवील किया है इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन, राइट, जो कि फायर असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे, हाई टेम्परेचर्स में जा सकते हैं और इनके जो सेंसर्स हैं वो भी धुएं और गर्मी से खराब नहीं होंगे, ये काम करेंगे और इनको टेस्ट वगैरह कर लिया है, ठीक है। फिर हम आते हैं अर्थ केयर सैटेलाइट। अर्थ केयर सैटेलाइट किसने लॉन्च की, क्यों लॉन्च की, ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अर्थ केयर सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा यानी जापान की जो स्पेस एजेंसी है, ESA और जाक्सा, JAXA, जापान जापानीज स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च की, राइट। और इसका मेन पर्पस क्या है? जो क्लाउड और एरोजोल्स हैं, इनसे रिलेटेड रिसर्च करने में कि वो टोटल हमारा जो हीट बजट है अर्थ का, कि कितना सोलर रेडिएशन आता है, उसमें से कितना इन क्लाउड्स और एरोजोल्स की वजह से ट्रैप होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इस सबको रिसर्च करने में एक अहम भूमिका निभाएगी अर्थ केयर सैटेलाइट, जो कि ESA और जाक्सा ने लॉन्च की है। अब देखिए, क्लाउड्स और एरोजोल जो हैं वो दोनों तरह से काम करते हैं।
इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सूरज गर्मी भेज रहा होता है, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये उसको रिफ्लेक्ट करने का भी काम करते हैं, क्लाउड से भी रिफ्लेक्ट होती है और ये एरोसोल डायरेक्टली भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये दूसरा काम भी कर रहे होते हैं। वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन धरती ने ट्रैप कर लिए, अब वो रात में जब वो वापस रेडिएट करती है तो यही एरोसोल उसको ट्रैप करने का भी काम करते हैं, यही बादल उस गर्मी को ट्रैप करने का भी काम करते हैं। तो दोनों ही हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं इनके पास, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा, हीट को पकड़े रखना भी जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर वार्म नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा पकड़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो यही स्टडी करने के लिए कि क्लाउड्स का और एरोसोल का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है रिफ्लेक्शन में या ट्रैप करने में हीट को, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ केयर सैटेलाइट ESA और JAXA ने रिलीज की है, लॉन्च की है, ठीक है जी। एरोसोल अगर आपको नहीं पता तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड रहते हैं हवा के अंदर, ठीक है। यही ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर वाटर वेपर टिकता है और बादल बनाता है। तो एरोसोल क्लाउड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एरोसोल ज़्यादा होंगे तो एक तो चीज़ है कि चलो क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, क्लाउड ज़्यादा बनेंगे तो या तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा या हीट ज़्यादा ट्रैप होगी। दूसरा, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर टर्बिडिटी थोड़ी बढ़ेगी, है ना, एरोसोल, क्योंकि सांस वाले लोगों को प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। सो इस तरह की कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो और बेहतर हम समझ सकें इसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं और अब हम चलते हैं थोड़ी सी फाइनेंस सेक्टर की न्यूज़ को। ऑल्दो आप वीकली CA के अंदर ढंग से कवर करोगे और भी सारे बैंकिंग न्यूज़ लोगे, पर यहाँ पे ऐसी न्यूज़ जो सबके लिए काम की है और फाइनेंस सेक्शन की है वो मैं लेते चलूंगी। सो इंडिया अमंग टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। न्यूज़ क्या है कि अगर हम टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशंस देखें जहां दुनिया भर में दूसरे देशों के लोग या कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, तो उसमें टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है जहां बाहर के देश के लोग या कंपनी इन्वेस्ट करने में इच्छुक रहते हैं। गॉट इट? और इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट अक्रॉस बॉर्डर्स। अक्रॉस बॉर्डर्स यानी आप दूसरे देश से अगर यहाँ पैसा लगा रहे हो तो रियल एस्टेट आपके लिए बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, ऐसा स्टडी बता रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया अमंग टॉप डेस्टिनेशंस फॉर क्रॉस बॉर्डर, दूसरे देशों से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और ये हम नहीं कह रहे, ये एक रिपोर्ट कह रही है एशिया पैसिफिक ग्लोबल कैपिटल फ्लो मई 2024, जो कि कॉलियर्स ने ये रिपोर्ट निकाली है। जो फर्स्ट क्वार्टर है 2024 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके डेटा के आधार पे कहा गया है कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें 4, एशिया पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें, रादर नो नॉट एशिया पैसिफिक, ग्लोबली अगर हम बात करें तो टॉप 5 में से 4 जो देश हैं वो इंडिया, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक रीजन के ही हैं, जहां पे क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लैंड और डेवलपमेंट साइट्स में हो रहा है सबसे ज्यादा 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। और इंडिया के रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो 2018 से लेके अभी तक $23 बिलियन इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर दूसरे देशों ने इन्वेस्ट किए हैं। 77% टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी इस दौरान आया है रियल सेक्टर इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस एरिया में 77% आया, ठीक है। और इसमें भी टॉप इन्वेस्टर कौन सा देश रहा? US रहा, यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लो आए हैं, फॉरेन इन्फ्लो रियल एस्टेट में इंडिया में, वो US से आए हैं, नियरली 44%। Now at the same time, most of the cross border purchases, 73% जो परचेजेस हुई हैं वो रेडी टू यूज, ऐसे लैंड पे जिनको आप फटाफट लो और काम करना चालू कर सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम खाली लैंड लें फिर कुछ बनाएं फिर प्रोडक्शन चालू करें, ऐसा नहीं। जो रेडी टू यूज लैंड्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा निवेश देखा गया है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन रियल एस्टेट में 3.6 बिलियन 2023 में डॉलर्स पहुंचे थे, 67% ऑफ ऑल मनी दैट केम इन। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से 67% इन्वेस्टमेंट इंडिया के रियल एस्टेट में देखा गया है 2023 के अंदर। तो रियल एस्टेट मार्केट जो है इंडिया का बहुत बूमिंग मार्केट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी। गॉट इट? चलिए अगली खबर आ रही है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। सो नेदरलैंड इमर्जेस एज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 23-24। ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हमने देखे थे जिनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एंगल देखो, तो यहाँ हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। इंडिया जहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है अपने प्रोडक्शन को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को, अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, प्रोडक्ट्स को,
तो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन बनी है? नेदरलैंड बनी है। टॉप पे यूएस, फिर यूएई और थर्ड पे आ गया है नेदरलैंड, राइट। एंड इसने पीछे छोड़ दिया है यूके, हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी जैसे देशों को भी, राइट। कमोडिटी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की गई यहाँ पे, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखे गए हैं, विच रजिस्टर्ड हेल्दी एक्सपोर्ट ग्रोथ नेदरलैंड में, तो इट इंक्लूडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स ऑल्सो, नॉट जस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सॉरी, इलेक्ट्रिकल गुड, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ा है नेदरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया ट्रेड सरप्लस जो है नेदरलैंड का, वो भी बढ़ा है। इसको अगर हम देखें, 17.4 बिलियन डॉलर इन द लास्ट फिस्कल, 13 बिलियन डॉलर से बढ़ के 17.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। सो बेसिकली हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है नेदरलैंड के साथ में, वो राइज हुआ है काफी ज्यादा। यूएस, UAE and then Netherlands. So groundwater is projected to warm by 2 to 3.5 degrees Celsius before the turn of this century, यानी 2120, हम बोल रहे हैं ना, हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, 2024 चल रहा है ना, 2024 यानी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। 22nd सेंचुरी हम टच करें उससे पहले 2 to 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्वालिटी और सेफ्टी जो है हमारे ड्रिंकिंग वाटर की, वो बहुत खराब हो चुकी होगी। और वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल ग्राउंड वाटर टेम्परेचर मॉडल बनाया गया एक जर्मन रिसर्चर टीम ने, और उनके हिसाब से ये वार्मिंग के जो ट्रेंड्स हैं ये देखे गए हैं। और वो भी हाईएस्ट वार्मिंग रेट कहाँ देखे जाएंगे? सेंट्रल रशिया, नॉर्दर्न चाइना, नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वार्मिंग ग्लोबल ग्राउंड वाटर टेम्परेचर्स में देखी जाएगी। देन रिवर्स जो है, अच्छा रिवर्स कैसे बहती हैं? या तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो रिवर्स बहती हैं, या फिर ग्राउंड वाटर बाहर आता है और रिवर्स बहती है, राइट। तो ग्राउंड वाटर एक मेजर सोर्स होता है रिवर्स का, और ड्राई टाइम में पर्टिकुलरली इन्हीं पे हम रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होगा, उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वो रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन क्योंकि कम होगा, अगेन एट द सेम टाइम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगी, और हम उसके ऊपर सर्वाइव करने लायक तो नहीं बचेंगे, यानी वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। जहां अभी आप ये देख रहे हो एरियाज, ये जितना ब्लू की तरफ जाएगा उतना ज्यादा हीट बढ़ रही है। तो ये अभी का है, 2020 का स्टेटस है, और ये आप देखिए 2100 में ब्लू का कलर कितना डीप हो चुका होगा, यानी पानी इतना लेवल तक गर्म हो चुका होगा। सो इस मॉडल ने यह भी बोला है कि बाय 2100 60 to 600 मिलियन पीपल ग्लोबली ऐसे एरियाज में रहे होंगे जहां पे ये जो हमने थ्रेशहोल्ड बोली है ना कि इतना टेम्परेचर वाला पानी ही हम पी सकते हैं, वो टेम्परेचर वाला पानी अवेलेबल नहीं होगा। 60 to 600 मिलियन पीपल, राइट। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करंटली 18 आउट ऑफ 120 कंट्रीज हैं जहां पे टेम्परेचर गाइडलाइंस दी गई हैं ड्रिंकिंग वाटर की। बाकी जगहों पे तो टेम्परेचर गाइडलाइंस ही नहीं है कि अगर ग्राउंड वाटर इतना टेम्परेचर का है तो पीने लायक है, नहीं तो नहीं है। सिर्फ 125 में से 18 देश हैं जहां पे टेम्परेचर गाइडलाइंस वर्क कर रही हैं। सो दिस इज अ मेजर कंसर्न जो कि ग्लोबल वार्मिंग अपने साथ लेकर के आएगी। अगली खबर पे चलते हैं। हमारा जो यूपीआई सिस्टम है ना, वो कई देशों में अब चल रहा है। आप वहां जाओ तो आप इंटरनेशनल यूपीआई सिस्टम से पेमेंट कर सकते हो। सीधे आपने कहा, जैसे श्रीलंका है, आपने कुछ खरीदा और सीधे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो अगर आपने उसका इंटरनेशनल मोड एक्टिव करवा रखा है। इसी तरह से अब पेरू एक और देश है जिसने अडॉप्ट कर लिया है। सो पेरू अडॉप्ट्स इंडियाज यूपीआई इंस्पायर्ड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। हमारे यूपीआई से इंस्पायर होकर के एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पेरू ने भी अडॉप्ट किया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि हमारे एनपीसीआई का इंटरनेशनल डिवीजन है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के साथ में टू एस्टैब्लिश फास्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इंडिया के जैसा ही। जैसे हमारे यहाँ यूपीआई चलता है, अब हम पेरू में यूपीआई जैसा ही एक सिस्टम चालू कर रहे हैं, वो लोग भी इस तरह के पेमेंट्स कर सकें। सो इमीडिएट पेमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे लोग जो कि बैंकिंग फैसिलिटी नहीं रखते, वो भी अपने यूपीआई में, मोबाइल में, खातों में पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि इंडिया का यूपीआई वहां चलेगा। यहाँ ये बात हो रही है कि इंडिया में जैसा यूपीआई सिस्टम है, ऐसा ही पेरू में हमारा एनपीसीआई सेटअप कर रहा है। गॉट इट? अब यहीं पे एडिशनल इन्फो ले लेते हैं कि ऐसे नेशन जो कि यूपीआई पेमेंट को ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं हमारे यूपीआई को, राइट। सो श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यहाँ पे हमारा यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिव वाला चल जाता है। ओके, एंड देन फाइनली आई थिंक
दिस शुड बी द लास्ट न्यूज इन माई रिमेम्बरेंस, इन माई मेमोरी। पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ और जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग चाइना के, उन्होंने अग्री किया है सीपीईसी को अपग्रेड करने का। नाउ व्हाट इज द सीपीईसी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं और इसी रिलेशन को और स्ट्रांग किया गया था सीपीईसी को ला करके, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। देखो, चाइना का एक इनिशिएटिव था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो अलग अलग जगह अपने नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है, जहां जहां पे उसके नेटवर्क होंगे वहां वहां उसका कब्जा करना बहुत सिंपल होगा। ईजी लोन्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, खस्ता हालत में है, तो फिर भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? वो देश खुद तो कर नहीं सकता, तो चाइना उसको ईजी लोन्स देता है शर्तों पे कि आप हमसे बहुत आसान किस्तों पे लोन ले लीजिए, हम डेवलपमेंट कर देंगे, या फिर आपके बिहाफ पे आप हमें ऐसे ऐसे चुका दीजिएगा, ये टीएनसी है, नहीं चुका पाओगे तो क्या, ये डेवलपमेंट और ये ज़मीन हमारी हो जाएगी, यानी चाइना का उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। ये वन ऑफ द कंडीशंस होती है डेवलपमेंट के अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अभी चाइना के दौरे पे थे, वहां पे उन्होंने रीअफर्म किया है चाइनीज प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के पीएम ने कि हमारा जो ये कोऑपरेशन चल रहा था सीपीईसी के तहत, अभी काम धीरे चल रहा था थोड़े टाइम से, तो उसको वापस तेजी पे लाया जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे उनको तेजी से खत्म किया जाएगा। ओके, और अगर आप देखोगे, अभी मैं मैप पे दिखाऊंगी, हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है और जो हमारा पीओके रीजन है, वहां पे भी चाइना का बहुत डेवलपमेंट चल रहा है पाकिस्तान के साथ में मिलकर के। ये भी एम्फेसाइज किया है कि टाइमली कंप्लीशन करेंगे हम सारे प्रोजेक्ट्स का, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, ताकि म्यूचुअल बेनिफिशियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो सके। म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी चाइना का भी इसमें फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा। पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिल रहा है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। चाइना को क्या हो रहा है, आप उनको लोन्स तो दे रहे हो, यानी कंट्रीज आपके डेट के अंदर में आते जा रहे हैं, वो आपको इंटरेस्ट के साथ में लोन्स भी चुकाएंगे, नहीं चुका पाए तो आपको कब्जा करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स ज्योग्राफिकली मिलते जाएंगे। सो सीपीईसी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो कनेक्ट करेगा, ये देखिएगा, ये इंडिया वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ग्वादर पोर्ट है। रिमेंबर ग्वादर पोर्ट जो कि अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है और इंडिया यहीं से पहले अपना कनेक्शन या ट्रेड अफगानिस्तान चलाता था, लेकिन अब ये नहीं होने दे रहा था पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट ढंग से यूज नहीं करने दे रहा था, तो हमने ईरान का एक पोर्ट, बताइए मुझे, ग्वादर पोर्ट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमने कौन सा पोर्ट इस्तेमाल करना शुरू किया ईरान का? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, पढ़ चुके हैं डिटेल में। सो ये ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करना चाइना के कौन से प्रोविंस के साथ में? आई मस्ट हैव रिटन, ये रहा, शिनजियांग प्रोविंस के साथ में। तो ग्वादर इन पाकिस्तान टू शिनजियांग इन चाइना, ये पूरा कनेक्ट करने वाला ये सीपीईसी है। सो सीपीईसी ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान को चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करेगा अपने बीआरआई के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, और इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा भी आ रहा है। तो ये जो सीपीईसी था, ये जो इनके बीच का अग्रीमेंट पहली बार हुआ था 2015 में हुआ था, जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तब नवाज शरीफ थे, इनके बीच में हुआ था, और उस समय 46 बिलियन यूएस डॉलर की ये डील हुई थी कि हम डेवलपमेंट करेंगे। अब वो बढ़कर के करंटली कितनी है, 65 बिलियन यूएस डॉलर की है, जिसके ऊपर अब तेजी से चाइना और पाकिस्तान काम करेंगे, राइट। और ये हमारे बिल्कुल बॉर्डर एरिया के बाजू बाजू में ही हो रहा है काम, देखिएगा ये बॉर्डर एरियाज आ रहे हैं, ये पास का एरिया है, ये पीओके वाला हिस्सा है। तो इंडिया के लिए तो ऑफकोर्स एक चैलेंजिंग सिनेरियो खड़ा हो जाता है। चलिए जी, तो ये हो गई आज की सारी कहानी, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमें डिस्कस करनी थी वो हमने डील कर लिया। अब हम कल मिलेंगे दिन में, अभी खत्म नहीं हुआ सेशन अभी हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, लेकिन कल हम दिन में 12 बजे मिलेंगे, नॉट टू फॉरगेट। चलिए रिवीजन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अर्थ केयर सैटेलाइट? अर्थ केयर सैटेलाइट हमने पढ़ी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी ने मिलकर के लॉन्च की है। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, किसकी स्टडी करेंगे? क्लाउड्स और एरोजोल्स की स्टडी करना था, तो डी विल बी द राइट आंसर। हु हैज बीन नेम्ड द EY यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024? अर्नस्ट एंड यंग। यंग लोग सुबह सुबह नहीं उठते हैं तो पढ़ने के लिए उठते हैं, सुबह सुबह से कुछ मिल रहा है। विलियन सुबया, ओके। Which organization has been awarded Best Conduct of Business Regulator Award in Asia Pacific by the Asian Banker? एशियन बैंकर की तरफ से ये जो अवार्ड है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सेबी को दिया गया है, ठीक है। विच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड MOU विथ 4 बैंक्स टू ऑनबोर्ड देम एज स्पर्श सर्विस सेंटर्स। स्पर्श सर्विस सेंटर्स, पेंशनर्स के खाते में एकदम पेंशन पहुंच जाए जो डिफेंस के लोग हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने MOU साइन किया है भाई? डैड थे, हाँ। सो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। Who became the first mixed martial art fighter from India to win about नहीं है, एक जो मुठभेड़ होती है ना, एट अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में एक मैच जीतने वाली, एक मुठभेड़ जीतने वाली पहली महिला या पहली भारतीय कौन बनी? पूजा तोमर will be the right answer. And this, my lovely students, this is your question of the day. Which organization in India was awarded with UN's WSIS Champion Award? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके। I'll be waiting for your response. और जाते जाते, अरे मैंने थॉट डाला था, कहाँ गया? I had put a thought. थॉट ये था, it's better to be a warrior at gardening than to be a gardener at war. मतलब क्या है? देखिए, हम लोग कितना बड़ा टास्क या कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जीवन में लेके चल रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप IAS बन रहे हो, या फिर आप कोई टीचर बन रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ बन रहे हो, या फिर आप एक हाउस हस्बैंड बन रहे हो, ये आपने क्या प्रोजेक्ट अपने लाइफ में लिया है, क्या पर्पस लिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वो पर्पस आप कितनी अच्छी तरह से पूरा कर पा रहे हो। अगर आपने खुद के लिए गार्डनर का रोल चुना है, एग्जाम्पल इस कोट के हिसाब से अगर हम चलें, अगर आपने खुद के लिए गार्डनर का रोल चुना है, आप उसको वॉरियर की तरह पूरा करो, यानी पूरी शिद्दत से, पूरे फियर्सनेस से, पूरे इनपुट्स के साथ में पूरा करो, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आपने वॉरियर का रोल चुना है। बहुत डिफिकल्ट है जी हमारा टास्क, तो हमें तो बहुत मेहनत डालनी पड़ती है, एकदम इस पोजीशन पे जाएंगे हम, लेकिन उसमें आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, गार्डनर जैसा रोल कर रहे हो उस पोजीशन के अंदर आप। तो हमेशा आप खुद के लिए जो भी टारगेट सेट करें, मेक श्योर इट मैचेस विथ योर स्वॉट। मैंने समझाया था, स्वॉट सिखाया था आपको, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए अपना टारगेट चूज करना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हम मैग्नानिमस टारगेट ले लें जिसको हम अचीव करने लायक कैपेबिलिटीज ही नहीं रखते, अभी तक हमने तैयार ही नहीं किया खुद को, इससे बेटर बजाय ये है कि एक ऐसा टारगेट लीजिए जिसको पूरी शिद्दत से पूरा कीजिए, वहां पहुंच जाइए, फिर और बड़ा टारगेट लीजिए, किसी ने मना नहीं किया। स्टार्स आर देयर फॉर यू टू कैच अप ऑन, है ना। सो किसी को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अजी आप क्या कर रहे हो, अजी हमारा लड़का ये कर रहा है, हमारी लड़की ये कर रही है, पर वो लड़का लड़की वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में खुद को मत डालिएगा। हमेशा अपनी काबिलियत को देखिए, उसके हिसाब से बेस्ट जो कर सकते हो वो करो, वहां पहुंचो, फिर आगे और बेस्ट करने की कोशिश करो, वहां से और आगे बेस्ट करने की कोशिश करो, रादर देन बीइंग स्टक अप इन समथिंग जिसमें आप जस्टिस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, कल मिलेंगे, बाय बाय।